हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय दक्षिण भारत का प्रांतीय राज्य। और दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्यों में हमने इससे पहले जो है एक महान साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा जो है टॉपिक को डिटेल से कवर किया था। लेकिन आज हम लोग विजयनगर के ही पैरेलल एक और महान साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं और दोनों में जो है आपस में एक दूसरे के प्रति जो है संघर्षरत रहते हैं। एट लास्ट में जो है दोनों के मध्य लगभग जो है 200 वर्षों तक युद्ध चलता है। दोनों के मध्य लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चलता है और वो युद्ध किस क्षेत्र को लेकर के होता है इसको अभी हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसकी वजह से बहमनी साम्राज्य का उदय होता है, दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का उदय होता है। अगर हम तत्कालीन समय की बात करें तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। जिस समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत चलता है, हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम पीरियड रहता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत में कई अभियान करके जो है और कई क्षेत्रों को अपने सल्तनत में मिला लेता है। और इसके बाद खिलजी के बाद जो है कोई मजबूत शासक नहीं रहता है खिलजी वंश में। इसके बाद उसका पतन हो जाता है। फिर टाइम पीरियड आता है तुगलक वंश का। तुगलक वंश में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, MBT मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात करेंगे तो चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी लंबा जो है उसका समय रहता है, लेकिन उसकी जो नीतियाँ होती हैं वो नीतियों से कहीं न कहीं जो है उसकी गलत नीतियों की वजह से जनता में कहीं न कहीं आक्रोश रहता है उसके प्रति। और जब आप हमेशा ये समझते हैं कि जब भी केंद्र की पकड़ राज्यों पे थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है तो राज्य अपने आप को जो है पावरफुल बना लेते हैं, यानी कि शक्तिशाली बना लेते हैं और धीरे धीरे जो है केंद्र के प्रति जो है राज्यों का जो दृष्टिकोण होता है वो बदलने लगता है और धीरे धीरे कहीं न कहीं जो है ये अपने आप को जो है स्वतंत्र समझने लगते हैं। और यही हुआ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। चूँकि जब मोहम्मद बिन तुगलक एक्चुअली में जो दक्षिण पे ही नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो दिल्ली से दौलताबाद जो है, जो कि देवगिरी का नाम बदल करके उसने दौलताबाद कर दिया था, तो वो राजधानी कहाँ लेके आया था? दौलताबाद यानी महाराष्ट्र वाले बेल्ट में। तो वहाँ से क्या होता था, वो साथ चाहता था कि मतलब मैं दक्षिण में भी आसानी से जो है पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर सकूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जिसको बाद में जो है राजधानी स्थानांतरित करना पड़ता है, फिर जो है दिल्ली ले जाना पड़ता है। और यही वो टाइम पीरियड होता है कि जब जो है थोड़ा सा केंद्र की पकड़ जब कमज़ोर होती है तो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। और यही स्थिति परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके दक्षिण में हमने देखा था कि जिस तरह से विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है, ठीक उसके लगभग 10 वर्ष बाद जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया जाता है हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू के बारे में 2 दृष्टिकोण सामने आता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो हसन गंगू था एक्चुअली में ये पर्शियन था, यानी कि ईरान की ये जो बहमन वंश से ताल्लुक़ रखता था, ये अपने आप को बहमन वंश का वंशज मानता था। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का ये अपना दृष्टिकोण है कि वो लोग मानते थे कि जो ये गंगू है, हसन गंगू एक्चुअली में दक्षिण में एक ब्राह्मण थे गंगू नाम के, उनके यहाँ ये जो है एक नौकर के रूप में कार्य करता था। चूँकि ये जो है अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार था, जिसकी वजह से ये अपने मालिक के प्रति वफादार यानी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए इसने जो है आगे चल करके जिस वंश की नींव डाली वो जो है बहमनी वंश कहा गया। और ये अपने आप को जो है हसन, एक्चुअली में इसका जो मूल नाम था वो हसन था, और ये जो है गंगू जो है अपने स्वामी की जो टाइटल था उसको इसने लगा रखा था, तो हसन गंगू के नाम से जानते हैं। और तो ये थोड़ा सा जो है ये कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो प्रासंगिक है वो यही माना जाता है कि जो हसन गंगू था ये जो है ईरान के पर्शियन के जो है अपने आप का बहमन शाह का वंशज मानता था, बहमन वंश का जो है अपने आप को वंशज मानता था। और एक्चुअली में देखें तो ये जो हसन गंगू था यह उस टाइम पीरियड में इसका उत्थान होता है, क्योंकि यह एक नया साम्राज्य जो है स्थापित कर रहा था, इस्टेब्लिश कर रहा था। तो ये जो है अपने आप को, इसका जो दृष्टिकोण था वो उदारवादी था, और यह जो है अपने आप को जो हिंदू वगैरह थे उनको ये धीरे धीरे उसने क्या किया कि अपने आप में मिलाना शुरू किया, और मिला करके उनको प्रसन्न करने के लिए जो हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए, उनके मन में थोड़ा सा अपने प्रति उदारता की भावना रखने के लिए इसने जो है
दक्षिण में हिंदुओं के ऊपर जो है जजिया कर नहीं लगाता है और धीरे धीरे जो है उनको अपने में मिला करके उन्हें जागीरें वगैरह दे करके अपने में मिला लेता है। चूँकि ये जानता था, चूँकि ये इसकी नीति थी, क्योंकि ये नया नया जब साम्राज्य इस्टेब्लिश कर रहा था तो ये नहीं चाहता था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुश्मन हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसकी दुश्मनी, इसकी शत्रुता जो है वो विजयनगर साम्राज्य से थी। और विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी में आपस में हमने देखा था कि 2 वर्षों तक लगभग ये संघर्ष, लगभग 2 वर्षों तक पैरेलल चलता रहता है। ये संघर्ष जो है लगभग 2 वर्षों तक पैरेलल चलता रहता है। और हमने देखा कि लगभग 180 वर्ष तक बहमनी साम्राज्य में कुल लगभग 180 वर्ष तक और कुल 18 शासकों ने शासन किया। 180 वर्ष तक लगभग कुल 18 शासकों ने शासन किया। और एट लास्ट में जो है एक्चुअली में जब इसी टाइम पीरियड में बहमनी में हमने देखा था कि एक वजीर का उदय होता है, एक प्रधानमंत्री का उदय होता है जिसका नाम था महमूद गवाह। महमूद गवाह जो था, महमूद गवाह अपने टाइम पीरियड में वह बहमनी को एकदम सर्वोच्च पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। अपने समय में उसने बहमनी में चारों तरफ, हर तरफ जो है उसके अंदर हर तरीके का जो है कला कौशल था। वह अपने आप को जो है एक योग्य सेनापति के साथ साथ वह एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी वह अपने आप को समझता था और वह हर क्षेत्र में सफल भी था। यही वजह है कि उसने अपने टाइम पीरियड में ही क्या किया कि पूरे बहमनी साम्राज्य को चारों तरफ से जो है उसने वेल डेवलप कर दिया। वेल डेवलप करने के साथ साथ वह जो है बहमनी को एकदम जो है अपने पर चरमोत्कर्ष के पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। लेकिन जैसे ही महमूद गवाह का पतन होता है, महमूद गवाह का जो अंत होता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। राजद्रोह का जो है आरोप लगा करके इस पर क्या होता है कि इसको फांसी दे दी जाती है। फिर जैसे ही महमूद गवाह की जो है फांसी दे दी जाती है, महमूद गवाह का पतन होता है। लगभग 2 दशक बाद ही जो है फिर बहमनी साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और एट लास्ट में देखते हैं कि मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में हमने देखा कि आगे चल करके जो है यही बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है। जिस तरह से हमने देखा था कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों के द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वंशों ने शासन किया था वो एक वंश के समाप्त करने के बाद जो नया वंश जो है इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो बहमनी साम्राज्य में जो 5 वंश अस्तित्व में आते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं। और आपस में जो है सभी जो 5 वंश थे वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, एक दूसरे से उनकी शत्रुता होती रहती थी। मतलब एक दूसरे जो आपस में जो है युद्ध करते रहते थे। लेकिन एक्चुअली में उनका जो प्रबल शत्रु था वह कौन था? तो वह विजयनगर साम्राज्य था। एक्चुअली में आगे चल करके हमने देखा जो 5 वंश उभर करके सामने आते हैं उसमें बरार है, बीदर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीजापुर है। बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, ये 5 वंश आते हैं। लेकिन आगे चल करके हमने देखा कि किस तरह से जो है जो बरार था, बरार का जो विलय कर लिया जाता है वो अहमदनगर के द्वारा कर लिया जाता है। बरार का विलय जो है वो अहमदनगर अपने आप में कर लेता है विलय। इसके बाद जो बीदर जो था वो बीदर का जो विलय कर लिया जाता है वह बीजापुर के द्वारा कर लिया जाता है। बीदर का विलय किसके द्वारा कर लिया जाता है? तो वह बीजापुर के द्वारा कर लिया जाता है। और हमने देखा था किस तरह जो है मुग़ल बादशाह अकबर और शाहजहाँ ने अपने टाइम पीरियड में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया था। अपने टाइम पीरियड में अहमदनगर को मुग़ल बादशाहों ने शाहजहाँ और अकबर के द्वारा जो है विलय कर लिया जाता है। और अंतिम मजबूत शासक जो मुग़ल वंश का रहता है औरंगजेब के द्वारा जो दो स्वतंत्र सल्तनत थी, बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों स्वतंत्र रियासतों को जो है वह मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है इनका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन लगभग काफ़ी समय तक जो है बहमनी वंश अपने वर्चस्व जो है बनाए रहता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं, आज हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। बहमनी
साम्राज्य की साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य जो है यह दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत इनको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इनको हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं? तो दक्षिण भारत के अंतर्गत प्रांतीय। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किया था और आज हम लोग जो है बहमनी साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। और बहमनी साम्राज्य जो अस्तित्व में आता है वह है 1347 और इसकी जो स्थापना किया जाता है वह हसन गंगू के द्वारा हसन गंगू के द्वारा। इसका मूल नाम जो था वो हसन गंगू था। तो आइए पहले मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये आप भारत का मैप देख रहे हैं। चूँकि मैप के माध्यम से चीज़ें बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाती हैं। ये भारत का मैप है। हमने देखा था कि अगर आप देखेंगे तो ये बिंध्य पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है। और यहाँ से देखते हैं हम कि ये एक कृष्णा नदी, यहीं से जो है एक कृष्णा नदी निकलती है और यहाँ से एक तुंगभद्रा नदी निकलती है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी ये दोनों नदियाँ हैं। और इनके दक्षिण में हमने देखा था कि ये वाला पूरा बेल्ट जो था ये विजयनगर साम्राज्य था। ये विजयनगर साम्राज्य था। और इसके ऊपर वाला जो बेल्ट है ये वाला पूरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ बरार से लेकर के ये जो पूरा बेल्ट था ये था बहमनी साम्राज्य। इधर देखेंगे तो ये गुजरात था और इधर देखेंगे तो ये जो है उड़ीसा के गजपति थे। ये उड़ीसा के गजपति थे। और इधर देखेंगे तो ये लगभग बरार से लेकर के जो है यह तेलंगाना तक जो है ये फैला हुआ था। अगर सबसे ऊपर देखेंगे तो ये जो है बरार था, यह बरार है। यहाँ देखेंगे तो ये अहमदनगर है, अहमदनगर है। इधर देखेंगे तो ये जो है बीदर है, इधर देखेंगे तो ये गोलकुंडा है, और इधर देखेंगे तो ये बीजापुर है। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई हुई थी वो गुलबर्गा को, और ये जो यहीं पास में ही था गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। और इसका नया नाम जो है इसने रखा था एहसानाबाद जो था वो इसका नया नाम था। तो सबसे पहले हम एक शासकों के बारे में एक्चुअली में देखिए हैं तो कुल जो है 18 शासक, लेकिन हमें सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है। घबराने की कोई बात नहीं है, सभी शासकों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हीं शासकों के बारे में मोस्टली जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो शासक है इसके संस्थापक की बात करते हैं हसन गंगू। और हसन गंगू का जो टाइम पीरियड रहता है वह 1347 से लेकर के लगभग जो है यह 58 तक रहता है। लगभग यह कब तक रहता है? तो यह जो है 58 तक रहता है। 1347 से लेकर के लगभग यह 1358 तक जो है यह रहता है। तो यह इसकी जो उपाधि है, इसकी उपाधि सबसे पहले देख लेते हैं इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसकी उपाधि जो है वह अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने उपाधि जो धारण की अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, ये इसकी उपाधि थी। और इसका जो मूल नाम था
मूल नाम जो इसका था वो ज़फ़र खान था। इसका मूल नाम क्या था? जफ़र खान। जफ़र खान इसका मूल नाम था, वो ज़फ़र खान था। और इसने अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, इसने जो है अमीर उल उमरा की भी उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने अमीर उल उमरा की उपाधि भी इसके द्वारा धारण की गई थी, अमीर उल उमरा की। और इसने इसके द्वारा इसको जो है द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसको जो है द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अमीर उमरा की उपाधि धारण करता है। और इसका मूल नाम जो था वो जफ़र खान भी था। और यह इसका हसन गंगू जो था, यह बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में करता है। और यह महाराष्ट्र वाले बेल्ट में करता है, यानी कि दक्कन वाले क्षेत्र में जो है ये करता है। दक्कन वाले क्षेत्र में बरार से लेकर के लगभग आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना तक जो है ये पूरा विस्तृत रहता है। और ये जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जो था, एक्चुअली में ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य में जो है एक रायचूर दोआब नामक एक क्षेत्र था। रायचूर का दोआब क्षेत्र था। इसी रायचूर के दोआब क्षेत्र को लेकर के जो है संघर्ष होता रहता था। और एक्चुअली में ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता है। एट लास्ट में जो है फाइनली विजयनगर की पराजय होती है। और 1565 में तालीकोटा के युद्ध में जो है, क्योंकि बहमनी में जो ये पूरे आगे चल करके जब बहमनी 5 भागों में टूट जाता है, तो आगे चल करके बरार को छोड़ करके बाकी सभी मुस्लिम जो वंश थे उन्होंने अपना एक संघ बनाया। और एक संघ बना करके जो है पूरी तरह से विजयनगर पर टूट जाते हैं और विजयनगर को पूरी तरह से एट लास्ट में फाइनली परास्त कर देते हैं। तो इसी रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर के इन दोनों में संघर्ष होता रहता है। चूँकि ये जो है दोआब का क्षेत्र था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ की मिट्टी जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल वगैरह थी, ये उपजाऊ क्षेत्र था। चूँकि तत्कालीन का समय जो था उस टाइम पीरियड में कोई इंडस्ट्रियलाइज वगैरह एरिया होती नहीं थी, तो औद्योगिकरण कोई था नहीं। तो जो आय का मुख्य स्रोत होता था वो कृषि से ही आय का मुख्य स्रोत होता था। तो यहीं से जो है कर के रूप में ये वसूला जाता था, जिसकी वजह से जो है चूँकि उपजाऊ क्षेत्र था तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि होती थी। जब ज़्यादा कृषि होती थी तो इसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आय प्राप्त होती थी, और जिससे जो है राज्य को सुदृढ़ बनाने में जो है ये काफ़ी हद तक योगदान देता था, जिसकी वजह से ये दोनों साम्राज्य जो है इससे अपना जो है आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। और इसी को लेकर के जो है इन दोनों में संघर्ष हमेशा रहता रहा और लगभग 2 वर्षों तक ये संघर्ष जारी रहता है। तो इसको जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो गुलबर्गा थी। राजधानी गुलबर्गा थी। और इसी गुलबर्गा का नाम इसने नया नाम बदल करके एहसानाबाद कर दिया था। एहसानाबाद। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो राजधानी जो थी गुलबर्गा थी और इसका नया नाम इसने बदल करके क्या रख दिया था? एहसानाबाद। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद अपने लास्ट टाइम में इसने क्या किया कि दाबुल पर इसने अधिकार कर लिया। और दाबुल जो था ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। भारत के पश्चिम में स्थित यह एक प्रमुख बंदरगाह था। और बंदरगाह की क्या भूमिका होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ से जो है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में जो है इसको काफ़ी मदद मिलती थी। तो ये जो है इसकी प्रमुख एक विजय के रूप में मानी जाती है। दाबुल पर फाइनली जो है लास्ट में ये क्या करता है कि दाबुल पर अधिकार कर लेता है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसकी विजय मानी जाती है। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये अपना उत्तराधिकारी जो है वह अपने पुत्र जो है इसने जो है, और एक पॉइंट और थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, यह राज्य को 4 भागों में, यह जो है अपने शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अपने क्षेत्र को जो है अपने प्रांत को इसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया।
गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। इसने जो है दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदर और बरार, इसने जो है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया और हिंदुओं के प्रति इसने धार्मिक रूप से यह सहिष्णु था। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था और इसने जो है हिंदुओं के प्रति उदार भाव रखा। धार्मिक रूप से सहिष्णु था और हिंदुओं के प्रति उदार था और उन्हें अपने में मिलाकर उन्हें जागीरें दी। उन्हें अपने में मिला करके जागीरें दी और जागीरें देने के साथ साथ उन पर जो है जजिया कर नहीं लगाया। इसने जो है जजिया कर नहीं लगाया। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है मोहम्मद शाह प्रथम। इसका जो उत्तराधिकारी होता है वह मोहम्मद शाह प्रथम होता है। इसका जो उत्तराधिकारी होता है वह कौन होता है? तो वह मोहम्मद शाह प्रथम होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा करके जो इरेज करके फिर आगे देखते हैं मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में। इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह मोहम्मद शाह प्रथम हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद शाह प्रथम। इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह प्रथम हुआ। इसका जो टाइम पीरियड था वह था 1558 से लेकर के लगभग 75 तक। 1558 से लेकर के 75 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है और यह विजयनगर और वारंगल से संघर्षरत रहता है। यह जो है मोहम्मद शाह प्रथम ये क्या करता है? यह विजयनगर और वारंगल से यह संघर्षरत रहता है। यह विजयनगर और वारंगल से संघर्षरत रहता है और इसको जो है तोहफे में एक सिंहासन प्राप्त हुआ था जिसे तख्त-ए-फिरोजा कहा जाता है। इसको जो है तोहफे में एक तख्त-ए-फिरोजा जो है प्राप्त हुआ था। जिस तरह से उत्तर भारत में अगर देखें मुग़ल काल में जिस तरह से शाहजहाँ के द्वारा ये सिंहासन बनवाया गया था जिसे मयूर सिंहासन या तख्त-ए-ताउस या मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में जो है एक सिंहासन की चर्चा होती है तख्त-ए-फिरोजा। तख्त-ए-फिरोजा जो है वह मोहम्मद शाह प्रथम को इसको जो है तख्त-ए-फिरोजा ये सिंहासन नजराने के रूप में भेंट किया गया था, जो हीरे मोती जवाहर और नगीनों से जो है जड़ा हुआ था। तो यह जो है इसको जो है एक नजराने के रूप में मिला था तख्त-ए-फिरोजा। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बारूद का प्रयोग होता है, बारूद का प्रयोग जो है वो प्रथम बार इसी के टाइम में हुआ था। बारूद का प्रयोग प्रथम बार जो है वो इसी के टाइम पीरियड में, इसी के समय बारूद का प्रयोग प्रथम बार जो है होता है। लेकिन कब, कहाँ? ये दक्षिण भारत की बात है। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात होगी, ठीक, उत्तर भारत की बात होगी तो उत्तर भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो उत्तर भारत में बारूद का प्रथम बार प्रयोग जो है वो बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वह बाबर के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो अलाउद्दीन मुजाहिद शाह होता है। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह।
अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, यह लगभग 3 वर्ष तक इसका शासन रहता है। इसका शासन कब तक रहता है? लगभग 75 से 78 तक रहता है। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। इसका जो टाइम पीरियड था वह 75 से लेकर के, वह जो है 75 से लेकर के 1375 से 78 तक, 1375 से 78 तक का जो टाइम पीरियड था वो अलाउद्दीन मुजाहिद शाह का था। इसके टाइम पीरियड की कुछ महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं। यह भी जो है लगभग 3 वर्षों तक विजयनगर से युद्ध में संघर्षरत रहा। ठीक, लगभग 3 वर्षों तक विजयनगर से ये भी जो है युद्ध में संघर्षरत रहा। 3 वर्षों तक विजयनगर से युद्ध में संघर्षरत रहा। 3 वर्षों तक ये भी विजयनगर से युद्ध में संघर्षरत रहा। लगभग यह भी 3 वर्षों तक विजयनगर से जो है युद्ध में संघर्षरत रहा। इसके बाद इसकी जो है हत्या इसके चचेरे भाई दाऊद के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। चचेरे भाई दाऊद के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। दाऊद के द्वारा जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। और आगे लगभग 20 वर्षों तक आगे चल करके लगभग 20 वर्षों के अंतराल में ही 5 शासक जो है इस सिंहासन पर बैठते हैं। बहमनी के सिंहासन पर लगभग 5 शासक कंटिन्यू जो है 20 वर्षों के अंदर ही बैठते हैं। इसके बाद अगला शासक है मोहम्मद शाह तृतीय। अगला शासक कौन सा है? मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय 1378 से लेकर के 97 तक। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1378 से लगभग 97 तक। ठीक, यानी कि 97 तक, 1378 टू 1997 तक का जो टाइम पीरियड रहता है इसका, 1397 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद देख लेते हैं इसके समय का कुछ महत्वपूर्ण। इसको मोहम्मद शाह तृतीय को इसे द्वितीय अरस्तु भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अरस्तु भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अरस्तु कहा जाता है। इसे द्वितीय अरस्तु कहा जाता है। द्वितीय अरस्तु कहे जाने के पीछे क्योंकि ये भी जो है एक विचारक था और विद्या वगैरह में भी ये काफ़ी अभिरुचि रहता था। कविता और काव्य और दर्शन में इसकी काफ़ी जो है अभिरुचि थी, जिसकी वजह से इसे जो है द्वितीय अरस्तु कहा जाता है। द्वितीय अरस्तु कहा जाता है अभिरुचि के कारण। इसने जो है फारस के एक विद्वान को, इसने फारस के विद्वान को गुलबर्गा आमंत्रित किया था। इसने फारस के विद्वान को गुलबर्गा आमंत्रित किया था, गुलबर्गा बुलाया था। इसने जो है फारस के विद्वान को इसने गुलबर्गा बुलाया था। और यह विद्या अनुरागी, यानी कि विद्या में जो है इसकी काफ़ी अभिरुचि थी। यह विद्या अनुरागी था तथा इसने जो है कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसने जो है दक्षिण में कई मस्जिदों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। मस्जिदों का निर्माण जो है इसने करवाया। कई मस्जिदों का निर्माण इसके द्वारा करवाया जाता है। अगला जो है शासक वह है ताजुद्दीन फिरोज। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो वह अगला उत्तराधिकारी ताजुद्दीन फिरोज। अगला उत्तराधिकारी जो होता है वो ताजुद्दीन फिरोज होता है। और ताजुद्दीन फिरोज जो है
वह 1397 से लेकर के 1397 से लेकर के 14 जो है 22 तक, यानी 1397 से लेकर के 1397 लेकर के जो है 1422 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो ताजुद्दीन फिरोज का रहता है। और ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा दौलताबाद में एक वेधशाला स्थापित की गई। इसके द्वारा एक दौलताबाद में वेधशाला स्थापित की गई, वेधशाला स्थापित किया गया। इसके द्वारा जो है ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा एक दौलताबाद में वेधशाला स्थापित की गई। और भीमा नदी के तट पर इसने जो है भीमा नदी के तट पर इसने जो है एक नया नगर बसाया। उस नए नगर का नाम क्या था? तो फिरोजाबाद। भीमा नदी के तट पर जो है इसने एक फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। जिस तरह से जो है अकबर के द्वारा जो है एक नगर स्थापित किया जाता है, और अगर देखेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में जो फिरोजाबाद स्थापित किया गया है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि दक्षिण भारत में जो है फिरोजाबाद तो फिरोज शाह बहमनी के द्वारा, यानी कि ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा जो है ये फिरोजाबाद स्थापित किया गया है। ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा जो है यह फिरोजाबाद स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है यह जो है विजयनगर से संघर्षरत रहा। यह भी जो है विजयनगर से संघर्षरत रहा, ठीक। अपने टाइम पीरियड में इसने भी जो है विजयनगर से युद्ध में जो है यह भी व्यस्त रहा। अगला पॉइंट जो है इसने विजयनगर के सम्राट के साथ एक युद्ध लड़ा जिसे सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। और यह जो है सुनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और ताजुद्दीन फिरोज के द्वारा सुनार की बेटी का युद्ध लड़ा गया देवराय प्रथम और इसके मध्य। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसे गेसुराज या गुलबर्गा संत के नाम से भी इसे जाना जाता है। गेसुराज या गुलबर्गा संत के नाम से भी इसे जाना जाता है। गेसुराज या गुलबर्गा संत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला शासक वह है सियाबुद्दीन। सियाबुद्दीन अहमद शाह। अगला जो शासक बनता है कौन है? तो अगला शासक है सियाबुद्दीन अहमद शाह। और इसका जो टाइम पीरियड है वह 1422 से लेकर के 36 तक। यह सियाबुद्दीन अहमद जो है ये 1422 से लेकर के 36 तक रहता है। और इसने राजधानी परिवर्तित किया। इसने जो है राजधानी गुलबर्गा से परिवर्तित करके बीदर कर दिया। इसने राजधानी जो है कहाँ से परिवर्तित किया? राजधानी गुलबर्गा से परिवर्तित कर राजधानी इसने कहाँ बनाया? वह बीदर बनाया। और इसका नाम इसने बदल करके इसका नाम इसने जो है बीदर का नाम बदल करके वह मुहम्मदाबाद कर दिया। इसने बीदर का नाम बदल कर क्या कर दिया? मुहम्मदाबाद। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसने बीदर का नाम बदल करके मुहम्मदाबाद कर दिया। बीदर का नाम बदल कर इसने मुहम्मदाबाद कर दिया। बीदर को इसने नई राजधानी बनाई और नया नाम जो किया वह था
मुहम्मदाबाद, मुहम्मदाबाद। इसने जो है बीदर का नया नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, मुहम्मदाबाद कर दिया। और इसी के टाइम पीरियड में देखेंगे तो महमूद गवा का उत्कर्ष होता है। किसका उत्कर्ष होता है, महमूद गवा का उत्कर्ष। इसी के टाइम पीरियड में महमूद गवा का उत्कर्ष होता है। एक्चुअली में जो महमूद गवा था यह एक पर्शियन था, एक पर्शियन जो है व्यापारी था, यह एक पर्शियन व्यापारी था जो है, और यह आकर के दक्कन में बस गया, और दक्कन में बस गया और धीरे धीरे जो है इसने दक्कन की राजनीति में धीरे धीरे जो है अपनी पैठ बनानी प्रारंभ कर दी। और जब यह दक्षिण में अपनी पैठ बनाना प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे जो है यह आगे चल कर के यह प्रधानमंत्री, बहमनी साम्राज्य का जो है यह प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। और अपने समय में इसने जो है बहमनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, यह अपने समय में बहमनी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और इसने मलिक उत तज्जात की जो है इसी उपाधि मिलती है महमूद गवा को, मलिक उत तज्जात। तो मलिक उत तज्जात की उपाधि किसको मिलती है, तो मलिक उत तज्जात की उपाधि जो मिलती है वह महमूद गवा को मिलती है। महमूद उत तज्जात की जो है उपाधि वह इसको मिलती है। और यह एक न्यायप्रिय शासक था, यह एक न्यायप्रिय शासक था, यह एक न्यायप्रिय शासक था, यह एक न्यायप्रिय शासक था एवं धर्मनिष्ठ शासक था, न्यायप्रिय तथा धर्मनिष्ठ शासक था। यह एक न्यायप्रिय तथा धर्मनिष्ठ शासक था। और यह इसको शाहवली, इसको जो है शाहवली या संत अहमद के नाम से जाना जाता था। इसे शाहवली या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है, शाहवली या संत अहमद के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसे शाहवली या संत अहमद के नाम से जाना जाता था। यह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक था। और इसके समय महमूद गवा का उत्कर्ष होता है, महमूद गवा का उत्कर्ष होता है। और यह इसको जो है महमूद गवा को मलिक उत तज्जात की उपाधि प्रदान की जाती है। और यह एक व्यापारी था, महमूद गवा था यह एक व्यापारी था। अगला जो शासक है वो है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय अगला शासक कौन बनता है, तो अगला शासक है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वह है 1436 से लेकर के 58 तक। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, इसका टाइम पीरियड है 1436 से लेकर के 1458 तक का इसका टाइम पीरियड है। इसके समय में इसके भाई मोहम्मद शाह के द्वारा विद्रोह किया जाता है। इसके भाई अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में जो है भाई मोहम्मद शाह का विद्रोह होता है। इसके समय में इसके भाई मोहम्मद शाह का विद्रोह होता है, इसके भाई मोहम्मद शाह का विद्रोह होता है। और इसके टाइम पीरियड में विजयनगर द्वारा आक्रमण किया जाता है। इसके टाइम पीरियड में विजयनगर द्वारा आक्रमण किया जाता है, विजयनगर द्वारा आक्रमण किया जाता है। और यह गुजरात तथा वारंगल से भी संघर्षरत रहता है। यह गुजरात तथा वारंगल से भी यह संघर्षरत रहता है। गुजरात तथा वारंगल से भी यह संघर्षरत रहता है। और इसके द्वारा जो है एक लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है इसके द्वारा एक अस्पताल भी बनवाया जाता है, एक अस्पताल भी बनवाया जाता है। इसके बाद अगला जो शासक है इसका उत्तराधिकारी जो बनता है वह है अलाउद्दीन हुमायूं। अगला शासक कौन सा है, अलाउद्दीन हुमायूं। अगला शासक है अलाउद्दीन हुमायूं। इसका टाइम पीरियड जो है 58 से लेकर के 61। अलाउद्दीन
हुमायूं, अलाउद्दीन हुमायूं। और इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड जो है वह 1500 वह जो है 1458 से लेकर के 61। इसका टाइम पीरियड जो है वह 1458 से लेकर के 1461 है। एक्चुअली में हुमायूं जो था, अलाउद्दीन हुमायूं, ये बहुत एक क्रूर शासक था। यह बहुत क्रूर शासक था और इसकी क्रूरता के कारण इसे जालिम कहा गया। इसे जालिम कहा गया, इसे जालिम, या इसी को जो है इसकी क्रूरता के कारण ही इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दक्कन का नीरो, दक्कन का नीरो, इसे जो है दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। जालिम या दक्कन का नीरो कहा जाता है। और इसने जो है अपने टाइम पीरियड में ही जो है इसने एक मंत्रिपरिषद का गठन किया। इसने जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन किया, मंत्रिपरिषद। इसके द्वारा जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया जिसमें 4 लोग शामिल थे। जिसमें अगर बात करें हम तो राजमाता और महमूद गवां सहित कुल 4 लोग शामिल थे। राजमाता और महमूद गवां सहित जो है इस मंत्रिपरिषद में कुल कितने लोग शामिल थे? तो मंत्रिपरिषद में कुल 4 लोग शामिल थे। इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी जो बनता है, इसका अल्पवयस्क पुत्र बनता है। इसका जो है अल्पवयस्क पुत्र बनता है और जिसके शासन में जो है महमूद गवां सर्वा जो रहता है वो महमूद गवां रहता है। सारी शक्तियाँ जो है अपनी शासन प्रशासन की जो सारी शक्तियाँ होती है वो महमूद गवां में केंद्रित रहती हैं। इसके बाद अगला जो शासक है वो है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से लेकर के 82 तक, 1463 से लेकर के 1482 तक का जो टाइम पीरियड है वह शमसुद्दीन मोहम्मद का है। और शमसुद्दीन मोहम्मद जो है यहाँ पे जो है इसके टाइम पीरियड में महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई है। इसके सामने में महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। महमूद गवां को ही इसके टाइम पीरियड में ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। और इसके द्वारा जो है कई अभियान किया जाता है और उसमें विजय हासिल की जाती है। पहला है मालवा, संगमेश्वर, कोंकण और गोवा। मालवा, संगमेश्वर, कोंकण और गोवा, ये प्रमुख विजय जो होती है ये महमूद गवां के द्वारा की जाती है। और जो सबसे प्रमुख विजय थी वो था गोवा। सबसे प्रमुख विजय किसकी थी? गोवा की प्रमुख विजय। एक्चुअली में ये गोवा जो था ये तत्कालीन समय का सर्वप्रमुख जो है एक बंदरगाह के रूप में था। प्रमुख बंदरगाह के रूप में था। यह जो है तत्कालीन समय में एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में था और यहाँ से जो है यह व्यापारिक गतिविधियों को करता है। और यह अपने टाइम पीरियड में महमूद गवां जो है अपने टाइम पीरियड में कई विदेशी जो है राजाओं के साथ यह पत्राचार का व्यवहार रखता था। यानी कि इसने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसने जो है अपना संबंध स्थापित किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसने अपना संबंध स्थापित किया था। और यह आगे चल करके यह जो 4 भागों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 4 भागों में डिवाइड किया गया था यह 8 भागों में बांट देता है। 8 भागों में जो है इसने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 भागों में विभाजित कर देता है। 8 भागों में जो है यह विभाजित कर देता है। और आगे चल करके इसके द्वारा जो है
महमूद गवाह के द्वारा ही बीदर में एक जो है, बीदर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है, एक जो है मदरसा जिसे कहते हैं। इसने जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसने जो है बीदर में एक मदरसा स्थापित किया है। बीदर में जो है इसने एक मदरसा स्थापित किया और आगे चल कर के जो है इसका महमूद गवाह का अंत जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होता है। फिर इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह है मोहम्मद शाह। अगला शासक कौन बनता है? तो अगला शासक है मोहम्मद शाह। अगला शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसी मोहम्मद शाह हमने देखा कि लगभग, मैंने कहा था कि लगभग हुमायूं इसके महमूद गवाह की मृत्यु के लगभग 2 दशक बाद ही, चूँकि इसको जो है राजद्रोह का जो है वो लगा करके, मुहर लगा करके जो है इसको राजद्रोह का अपराध में इसको जो है फांसी दे दी जाती है। फिर लगभग 2 वर्ष बाद, लगभग 2 दशक बाद जो है इसकी क्या होती है कि बहमनी साम्राज्य जो है विघटित होना प्रारंभ हो जाता है और आगे चल करके जो है वो 5 भागों में बहमनी साम्राज्य विभाजित हो जाता है। मोहम्मद शाह देखते हैं हम लोग। मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड है यह 1482 से लेकर के, यह है 1482 से लेकर के 1518 तक, 1482 से 1518 तक का जो टाइम पीरियड है यह मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड है। और मोहम्मद शाह के समय ही हम लोग देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि दक्कन में स्थित जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में जो टूट जाता है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन से राज्य थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी, उनके संस्थापक कौन थे और वह किस वर्ष जो है बहमनी साम्राज्य से पृथक हुआ और किसके द्वारा जो है वह एट लास्ट में फाइनली जो है विलय कर दिया जाता है। तो एक सारणी बना करके जो हम लोग पूरा डिटेल से उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि मतलब ये क्वेश्चन को जो है सुमेलित करने के लिए ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। इसमें एक सारणी बनाते हैं और इस सारणी के अंतर्गत कई कॉलम विभाजित कर देते हैं, जिसमें है आपका पहले है राज्य, इसके बाद देख लेते हैं इसके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना, और इसका संस्थापक कौन है, इसकी राजधानी क्या है, और फाइनली जो है राजधानी, इसे विलय किस में किया गया, विलय जो है इसको किस में किया जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य जो है वह है बरार। सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहला राज्य जो है वो है बरार। इसके बाद है आपका जो अगला राज्य अलग होता है वो है बीजापुर। बरार के बाद अगला राज्य कौन सा अलग होता है, तो वह है बीजापुर। बीजापुर के बाद देख लेते हैं सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहला राज्य जो है वो है बरार। और बरार जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो बरार की स्थापना होती है 1448 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1448 में। बरार जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1448 ईस्वी में। और इसका संस्थापक जो था वो फतेह उल्लाह इमाद था। वह फतेह उल्लाह इमाद था। फतेह उल्लाह इमाद, यानी कि बरार राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो फतेह उल्लाह इमाद के द्वारा की जाती है। और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक थी
एक एलिच और दूसरा गविलगढ़। एलिचपुर, पहली इसकी राजधानी थी एलिचपुर और दूसरी राजधानी है गविलगढ़। दूसरी राजधानी कौन सी है? तो गविलगढ़। गविलगढ़ यानी कि बरार की दो राजधानियाँ थी, एलिचपुर और गविलगढ़। और इसका संस्थापक जो था वो फतहुल्लाह इमाद था। वह फतहुल्लाह इमाद था। और इसने किस राजवंश की स्थापना की? तो इमाद शाही। किस राजवंश की स्थापना करता है? तो वह है राजवंश। एक कॉलम यहाँ बना देते हैं, राजवंश। तो किस राजवंश की स्थापना नींव डालता है यह? वह है इमाद शाही। इमाद शाही किस राजवंश की नींव डालता है? तो वह इमाद शाही राजवंश की नींव डालता है। और इसे विलय किसमें किया जाता है? तो एट लास्ट में फाइनली जो है वह बरार को अहमदनगर के द्वारा विलय कर लिया जाता है। बरार को किस में विलय किया जाता है? अहमदनगर में। अहमदनगर में जो है यह अहमदनगर में विलय कर लिया जाता है। तो अहमदनगर में फाइनली जो है यह 74 ईस्वी में, यानी कि लगभग जो है यह 1574 में जो है इसको विलय कर लिया जाता है। अहमदनगर को 1574 में विलय कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो बरार को जो है अहमदनगर में विलय कर लिया जाता है। अगला राज्य है वह है बरार के बाद बीजापुर। बरार के बाद अगला राज्य कौन सा है? तो वह है बीजापुर। बरार के बाद अगला राज्य कौन सा है? तो बीजापुर। और बीजापुर की स्थापना जो की जाती है वह है 1489 ईस्वी में। बीजापुर की स्थापना कब होती है? तो यह 1489 ईस्वी में। 1489 ईस्वी में, यानी कि हमने देखा 1484 में बरार की स्थापना होती है और 1489 में यह बीजापुर की स्थापना होती है। बीजापुर और बीजापुर की जो स्थापना होती है यह यूसुफ आदिल शाह के द्वारा। इसका संस्थापक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल खान था, या यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल खान जो था ये इसका संस्थापक था। और बीजापुर का जो राजवंश था इसे किस नाम से जानते थे? तो आदिल शाही। किस नाम से जानते थे? तो इसका राजवंश जो था वह था आदिल शाही। कौन सा राजवंश था? तो वह आदिल शाही राजवंश था। और इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी जो थी वह नौरसपुर थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी नौरसपुर। इसकी कौन सी राजधानी थी? तो नौरसपुर इसकी राजधानी थी। नौरसपुर इसकी राजधानी थी। और एट लास्ट जो है फाइनली बीजापुर को विलय किस में किया जाता है? तो बीजापुर को जो विलय किया जाता है वह औरंगजेब के द्वारा जो है बीजापुर को एट लास्ट में 1686 ईस्वी में जो है बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा विलय कर दिया जाता है। तो बीजापुर अगला राज्य जो है वह बीजापुर है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1489 ईस्वी में होती है। किस राजवंश के नाम से इसे जाना जाता है? तो वह इमाद शाही। बीजापुर को इमाद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो आदिल शाही। इमाद शाही जो है वो बरार को जो है राजवंश के रूप में जाना जाता है। तो आदिल शाही के रूप में इसे जाना जाता है। और इसका संस्थापक जो था वो यूसुफ आदिल खान था। इसका संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल खान था। और इसकी राजधानी जो थी वो नौरसपुर थी। और बरार की राजधानी जो थी वो एलिचपुर और गविलगढ़ थी। और एट लास्ट में जो है 1686 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जो है इसे विलय कर लिया जाता है। इसके बाद अगला जो राज्य है वह है अहमदनगर। अगला कौन सा राज्य है? तो है अहमदनगर। और अहमदनगर जो है यह 1490 ईस्वी में, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1490 ईस्वी में। 1490 ईस्वी में जो है यह स्थापना होता है। यानी कि बीजापुर के एक वर्ष बाद ही जो है यह अहमदनगर की नियुक्ति होती है। अहमदनगर जो है स्थापित किया जाता है। और अहमदनगर की जो स्थापना किया जाता है ये मलिक
मलिक अहमद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। और यह जो राजवंश था यह राजवंश जो था वह है निजाम शाही। कौन सा राजवंश है? तो निजाम शाही। कौन सा राजवंश है? तो यह निजाम शाही है। और इसका जो संस्थापक था वो मलिक अहमद, संस्थापक मलिक अहमद। इसका संस्थापक जो था वह है मलिक अहमद। और इसकी जो राजधानी थी, इसकी दो राजधानियाँ हैं, एक जुन्नार है और एक अहमदनगर है। इसकी दो राजधानियाँ थी, एक है जुन्नार, इसकी दो राजधानी, एक जुन्नार है और दूसरी अहमदनगर है। और एट लास्ट में जो है अहमदनगर को वह शाहजहाँ के द्वारा, पहले जो है वो अकबर के द्वारा इसे विलय किया जाता है मुग़ल साम्राज्य में, और एट लास्ट में जो है अहमदनगर को शाहजहाँ के द्वारा, अहमदनगर को किसके द्वारा विलय कर लिया जाता है? तो विलय जो है वह शाहजहाँ के द्वारा कर दिया जाता है, शाहजहाँ के द्वारा। ठीक, तो फाइनली जो है इसे किसके द्वारा विलय किया जाता है? तो यह शाहजहाँ के द्वारा विलय कर लिया जाता है। अहमदनगर के बाद है अगला जो है वह गोलकुंडा। अगला राज्य कौन सा है? गोलकुंडा। और यह 1512 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में जो ये गोलकुंडा अस्तित्व में आता है। और गोलकुंडा का जो संस्थापक था वह है कुली कुतुब। इसका जो है कुली कुतुब, यानी कि जो इसका राजवंश है वो कुतुब शाही है। कौन सा राजवंश है? कुतुब शाही। कौन सा राजवंश है? तो यह है कुतुब शाही। और इसका संस्थापक जो है वह है कुली कुतुब। कौन संस्थापक है? तो यह है कुली कुतुब। इसका संस्थापक जो है वह कुली कुतुब है। और इसकी राजधानी जो है वह गोलकुंडा ही है। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी इसकी गोलकुंडा ही है। राजधानी गोलकुंडा ही है। और फाइनली जो है वह गोलकुंडा को जो है यह औरंगजेब द्वारा जो है गोलकुंडा को फाइनली मुगल वंश में विलय कर लिया जाता है। इसके बाद अगला जो है वह है बीदर। और बीदर जो अस्तित्व में आता है बहमनी से अलग होकर के, वह 1526 में बीदर जो है यह अस्तित्व में आता है। और यह किस वंश के नाम से जाना जाता है? तो बरीद शाही के नाम से जाना जाता है बीदर को। और यह इसकी स्थापना जो है वो अमीर अली वरीद के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो अमीर अली बरीद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जिसे जो है अमीर अली बरीद को ही दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। अमीर अली बरीद को नहीं, कासिम बरीद को जो है वो दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसकी राजधानी जो थी वह बीदर ही थी। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी बीदर ही थी। इसकी राजधानी बीदर थी। और इसे जो है बीजापुर के द्वारा 1618 ईस्वी में इसको विलय कर लिया जाता है। 1618 ईस्वी में जो है बीदर को बीजापुर के द्वारा विलय कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 वंश ये थे उभर करके सामने आते हैं। बरार है, बीदर है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार जो अस्तित्व में आता है वो 1484 ईस्वी में आता है। बीजापुर जो अस्तित्व में आता है वो 1489 ईस्वी में आता है। अहमदनगर जो अस्तित्व में आता है 1490 ईस्वी में आता है। गोलकुंडा अस्तित्व में जो आता है वो 1512 में ईस्वी में आता है। और बीदर जो है वो 1526 ईस्वी में। यानी कि लगभग देखेंगे तो मुश्किल से 84 और 26 लगभग जो है 35-40 वर्ष के अंतर्गत ही ये पूरा जो है 5 वंशों में टूट करके अलग हो जाता है पूरा बहमनी साम्राज्य।
और बरार जो है, बरार को इमाद शाही वंश के नाम से जाना जाता है, बरार को इमाद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। और फतेह उल्लाह इमाद इसकी स्थापना करता है। इमाद शाही वंश को जो है, बरार को इमाद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। और जो है फतेह उल्लाह इमाद इसका संस्थापक था। अगला जो है बीजापुर, इसे आदिल शाही वंश के नाम से जाना जाता है। बीजापुर को किस वंश के नाम से जाना जाता है? तो बीजापुर को जो है आदिल शाही वंश के नाम से जाना जाता है। और यूसुफ आदिल शाह या यूसुफ आदिल खान जो है इसका संस्थापक था। और इसकी जो राजधानी थी, यानी कि बरार की जो 2 राजधानियाँ थी, एलिचपुर और गविलगढ़, एलिचपुर और गविलगढ़, जबकि बीजापुर की राजधानी जो थी वो नौरस थी। बीजापुर की राजधानी क्या थी? नौरस थी। इसके बाद है अहमदनगर। अहमदनगर जो है ये 1490 ईस्वी में अस्तित्व में आता है, यानी कि बीजापुर की 1 वर्ष बाद ही ये अस्तित्व में आता है। और ये निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता है, मलिक अहमद के द्वारा। मलिक अहमद के द्वारा जो है इसकी नींव डाली जाती है, मलिक अहमद के द्वारा। और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक जुन्नार था और एक अहमदनगर था। इसकी 2 राजधानियाँ थी, जुन्नार और अहमदनगर। और अगला जो है वह गोलकुंडा है। गोलकुंडा 1512 ईस्वी में अस्तित्व में आता है। कुतुब शाही के नाम से जाना जाता है, इसे कुतुब राजवंश के नाम से जाना जाता है। और कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी जो राजधानी है गोलकुंडा की जो राजधानी है वह है गोलकुंडा, इसकी राजधानी गोलकुंडा ही है। इसके बाद अगला जो है वह है बीदर। बीदर 1526 ईस्वी में अस्तित्व में आता है, यानी कि सबसे पहला जो राज था अस्तित्व में आता है वो बरार है 1484 ईस्वी में। और फाइनली जो है सबसे लास्ट में जो बहमनी साम्राज्य से पृथक होता है वह है बीदर 1526 ईस्वी में। और इसे बरीद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। बीदर को किस वंश के नाम से जाना जाता है? तो बीदर को बरीद शाही वंश के नाम से जाना जाता है। और अमीर अली बरीद के द्वारा जो है इसकी नींव डाली जाती है। अमीर अली बरीद के द्वारा इसकी नींव डाली जाती है। और इसकी राजधानी जो थी वो बीदर ही थी, इसकी राजधानी बीदर ही थी। फाइनली जो है बीदर को इस बीजापुर में विलय कर लिया जाता है। लगभग 1618 ईस्वी के आसपास जो है इसको विलय कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये टॉपिक जो है पूरा हम लोगों ने डिटेल से कवर किया। अब इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो और बनाया जाए तो आप कमेंट करिएगा, तो बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर को जो है पूरा एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से शासक हैं और कितने वर्षों तक इन्होंने जो है शासन किया और इनकी क्या क्या महत्वपूर्ण जो है विशेषताएँ हैं। तो इस पर जो है एक वीडियो भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो अभी इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।